मेरा नाम है अंकित सिन्हा और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। थीम्स एनसीईआरटी पार्ट 2 के भक्ति सूफी ट्रेडिशन पर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे हम। और लास्ट के 4 पार्ट्स में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है, बट सवाल यहाँ से काफ़ी देखने को मिलते हैं। और जैसा कि ये हाईलाइटेड पार्ट आप देख सकते हैं, मुनिस अल अरवा के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये जहान आरे की बायोग्राफी है जो लिखी है इन्होंने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि कल को ये भी पूछा जा सकता है कि मुरक्काए दिल्ली किनके जो कि एल्बम ऑफ दिल्ली है ये किनके एक्सपीरियंसेस के बारे में है। तो ये हैं दरगाह कुली खान के बारे में। और ये जब विजिट करते हैं नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली के श्राइन को, तो उनके जो यात्रा वृत्तांत है उस चीज़ को ये लिखते हैं इस पुस्तक में। तो ये जो बुक्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें अलग से नोट डाउन करके चलें और बार बार रिवाइज करें, तभी ये चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉल का इंट्रोडक्शन, पहले तो ये बता दूं कि कॉल क्या होता है। कॉल का मतलब होता है कि जब कव्वाली गाई जाती है तो उसके स्टार्टिंग और एंड पार्ट में इसे कॉल को गाया जाता है। तो ये किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो आंसर है इसका अमीर खुसरो। ये रिवीजन कर लीजिए, बिकॉज अभी हम जब क्वेश्चंस कवर करेंगे तो फिर ये चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी। ना हम बात कर रहे हैं कि ये जो सूफी ट्रेडिशन है इनमें लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का क्या महत्व रहा। देखिए, केवल समा ही नहीं बल्कि चिश्तीज़ की भी अगर हम बात करें तो इन्होंने लोकल लैंग्वेजेस को अडॉप्ट किया। जैसे अगर हम दिल्ली में देखें तो जो चिश्ती सिलसिला है इन्होंने हिंदी भाषा का ही ओल्ड रूप है और हिंदी में कन्वर्ट किया इन्होंने, जो कि लोकल लैंग्वेज थी यानी जनता की आम भाषा थी। और इस तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाषा का बहुत ज़्यादा महत्व है। चाहे हम बात करें भक्ति मूवमेंट की या सूफी मूवमेंट की, इनके पॉपुलराइजेशन के पीछे जो सबसे प्रमुख वजह थी वो ये कि लोकल लैंग्वेज में ये कन्वर्ज करते थे। तो इससे आम जनता काफ़ी आसानी से चीज़ों को रिलेट कर पाती थी। और ये चीज़ हम एंशिएंट हिस्ट्री में भी देखते हैं कि अशोक के महान राजा होने के पीछे यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि उनके जो अभिलेख हैं या जो उनके जो शिलालेख हैं वो लोकल लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं, जैसे प्राकृत पाली भाषाओं में देखने को मिलते हैं। तो चिश्ती सिलसिला की हमने बात की कि इन्होंने हिंदी में कन्वर्जन किया। और इसके बाद अगर हम बाबा फरीद की बात करें तो इनके जो वर्सेस हैं ये लोकल लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं और ये गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकॉर्पोरेट किए गए। और इसके बाद लॉन्ग पोएम्स या मसनवी की बात करें, अब देखिए अगेन एक की टर्म आ गया, तो ये आपको जरूर नोट डाउन करना है। कल को यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मसनवी क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लॉन्ग पोएम्स को कहा जा सकता है, लॉन्ग पोएम को कहा जाता था। और इसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो मसनवी है जो कि एक्सप्रेस करने के लिए आइडियाज़ को ऑफ डिवाइन लव यूजिंग ह्यूमन लव एज एन एलिगरी के रूप में यूज किया जाता था, ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं मसनवी। तो ये मैं आपको समझा दूं, बहुत ही आसान है। देखिए, अगर जो लॉन्ग पोएम्स हैं ये बेसिकली लिखे जाते थे और इनका जो उद्देश्य था वो ये था कि जो डिवाइन के प्रति इनके लव है उन्हें रिप्रेजेंट करना। और यहाँ पे ये यूज करते हैं ह्यूमन लव के फॉर्म का। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो लव स्टोरी है यानी प्रेम आख्या पद्मावत का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध बुक है। किनके द्वारा लिखी गई है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। और ये जो स्टोरी है रानी पद्मिनी और राजा रतन सेन की स्टोरी है जो कि चित्तौड़ के राजा थे। तो इस तरीके से ह्यूमन लव को भी एज एन एलिगोरी के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो पोएटिक कॉम्पोजिशन है, बहुत सारे पोएटिक कॉम्पोजिशन थे और ये रिसाइट किए जाते थे होस्पाइसेस में। उम्मीद है आप खानकाह आपके दिमाग में आ रहा होगा होस्पाइस देख करके, बिकॉज यही सब चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। तो खानकाह को होस्पाइस कहा जाता है और ये यूजुअली ड्यूरिंग समा का भी अर्थ आपको पता होगा। अगेन मैं रिवाइज करवा दूं। देखिए, जिक्र का मतलब क्या होता है? डिवाइन नेम्स को कवर करना। इसके बाद इवोकिंग हिज प्रेजेंस थ्रू समा यानी ऑडिशन, लिटरल मीनिंग है ऑडिशन, वैसे जो प्रेजेंस है उसे इवोक करना समा कहलाता है थ्रू जिक्र। सूफी पोएट्री के अन्य रूप भी देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बीजापुर कर्नाटक में बात करें तो शॉर्ट पोएम्स के रूप में, जो कि दखनी उर्दू की एक वेरिएंट है, ये एट्रीब्यूट किए गए चिश्ती सूफीज़ को जो कि इस रीजन में रहते थे ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरीज़। और ये जो सूफी पोएम्स हैं ये प्रोबेबली गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, जब ये हाउस होल्ड कोर्स के वर्क कर रही हैं या ग्रेन वगैरह ग्राइंड कर रही हैं या स्पिनिंग के दौरान, इन कामों के दौरान महिलाएं इन्हें गाती थीं। और अदर कंपोजिशन की बात करें तो ये लोरी के रूप में होते थे, ललबाइज के रूप में, या शादीनामा यानी वेडिंग सॉन्ग्स के रूप में भी प्रयोग किए जाते थे। और यही बात है कि जो सूफीज हैं इन रीजन के ये इंस्पायर हुए प्री एग्जिस्टिंग भक्ति ट्रेडिशन से ऑफ द कन्नड़ा वाचन्स ऑफ द लिंगायत
एंड द मराठी अभंग्स ऑफ द सन्स ऑफ पंढरपुर। तो इस तरीके से आप कह लें कि जब कोई भी पोएट्री या किसी भी रूप में वो इवॉल्व कर रही है तो बहुत सारी अन्य चीज़ें भी उनमें इन्फ्लुएंस डालती हैं। दोस्तों नाउ डिस्कस करते हैं सूफीज इन द स्टेट, यानी सूफीज का क्या रिलेशन रहा स्टेट के साथ। तो चिश्ती ट्रेडिशन की अगर हम बात करें तो इनमें एक मेजर फीचर था ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का मतलब है कि जो वर्ल्डली पावर है, यानी जो दुनियादारी की चीज़ें हैं, इनसे डिस्टेंस बना करके चलना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कंप्लीट पॉलिटिकल पावर से ये आइसोलेटेड थे। सूफीज ने जो अनसोलिसिटेटेड ग्रांट्स होते हैं या जो डोनेशन दी जाती हैं पॉलिटिकल इलीट्स के द्वारा, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते थे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चिश्तीज एक्सेप्टेड डोनेशन इन केस एंड काइंड। डायरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्मेट में पूछा जाता है कि चिश्तीज ने एक्सेप्ट किया है नहीं स्टेट डोनेशन ग्रांट्स को, तो इसका आंसर होगा यस। और सुल्तान ने चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे जिन्हें औकाफ कहा जाता था, एंडोमेंट के रूप में ये सेटअप करते थे हॉस्पाइसेस के लिए, और टैक्स फ्री लैंड भी ग्रांट किए जाते थे जिन्हें इनाम लैंड कहा जाता था। तो अलग से लैंड ग्रांट्स पर हमने वीडियो कवर करी है, उस टाइम पर भी मैंने आपको इनाम लैंड के बारे में बताया था, और भी अलग अलग तरीके के लैंड्स हमने कवर किए थे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो देखिए डायरेक्ट टर्म के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औकाफ और इनाम इस तरीके से टर्म और फिर मैच करने के लिए कहा जा सकता है। तो सुल्तान जो चैरिटेबल ट्रस्ट को सेटअप करते हैं उन्हें औकाफ कहा जाता था। नाउ अगर हम आगे बात करें तो जो चिश्तीज़ को डोनेशन दी जाती थी, इन्हें ये जमा करके नहीं रखते थे, बल्कि इन्होंने जो पैसे दिए जाते थे उन्हें ज़रूरत की चीज़ें जैसे फूड, क्लोथेस, लिविंग क्वार्टर, रिचुअल नेसेसिटीज़ जैसे समा की अगर हम बात करें तो इन चीज़ों में ये पैसे खर्च किए जाते थे, और इनसे ऑब्वियसली मोरल अथॉरिटी काफ़ी बढ़ी, लोगों के मन में काफ़ी अच्छी छवि बनी, और इस तरीके से अन्य लोग भी अट्रैक्ट हुए फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। किंग्स सिंपली अपने पावर को दिखाने के लिए सूफीज़ के साथ एसोसिएट नहीं होते थे, यानी ऐसा नहीं है कि किंग चाहते हैं कि हम अपना पावर दिखाएं और इसलिए वो सूफीज़ से जुड़ते हैं या सूफीज़ को विजिट करते हैं, बल्कि अन्य रीजंस भी होते थे। जैसे अगर हम लेजिटिमेशन की बात करें कि अगर सूफीज़ की लेजिटिमेशन मिल गई तो एक अच्छा प्रभाव रहता था। और जब टर्क्स ने सेटअप किया दिल्ली सल्तनत को, तो इन्होंने दे रजिस्टर्ड द इंजिस्टेंस ऑफ द उलमा ऑन इम्पोजिंग सरिया एज स्टेट लॉ बिकॉज दे वर एंटिसिपेटेड ऑपोजिशन फ्रॉम देयर सब्जेक्ट। तो इन्हें डर था कि जो जनता है उनसे ऑपोजिशन ना मिले, इसलिए इन्होंने जो उलमा की इम्पोजिशन था सरिया को लेकर के, इसका भी विरोध किया गया इनके द्वारा, सुल्तान के द्वारा। लेकिन सुल्तान ने फिर सूफीज़ के पास ये जाते हैं बिकॉज सूफी जो पावर है ये डायरेक्टली डिराइव करते हैं किनसे, गॉड से, एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन ज्यूरिस्ट टू इंटरप्रेट द सरिया। तो एक आप कह लें कि जब ये सूफी से एसोसिएट करते हैं खुद को, तो इन्हें ज़्यादा लेजिटिमेशन और अथॉरिटी मिलती है। और भी रीज़न है, जैसे ये माना जाता था ओलिया कुड इंटरसीड विद गॉड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द मेटेरियल एंड स्पिरिचुअल कंडीशन ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग, यानी सामान्य जनमानस के जो मेटेरियल और स्पिरिचुअल कंडीशन है इन्हें इम्प्रूव करने में भी ओलिया मदद करते हैं। यही रीज़न है कि जो किंग्स हैं ये सूफी श्राइन्स के विसिनिटी में ही अपने किंगडम्स को इस्टेब्लिश करते हैं। बट बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है सुल्तान और सूफीज़ के बीच, और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है, द डिसाइपल्स ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया एड्रेस्ड हिम एज सुल्तान उल मसेक। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुल्तान उल मसेक किनके डिसाइपल्स के द्वारा कहा जाता है, तो ये निज़ामुद्दीन औलिया को कहा जाता है उनके डिसाइपल्स के द्वारा। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सुल्तान अमोंग्स्ट शेख। फिगर 6.15 देखिए, ये वाली फिगर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये दरगाह है शेख सलीम चिश्ती की जो कि डायरेक्ट डिसेंडेंट है बाबा फरीद के। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि शेख सलीम चिश्ती की इनके डायरेक्ट डिसेंडेंट है, तो आपको आंसर बताना है बाबा फरीद। और ये तो हमें पता ही है कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी में अकबर के द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई थी, और ये सिंबलाइज करती है द बॉन्ड बिटवीन चिश्ती एंड द मुगल स्टेट। नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू डिवोशनल पाथ्स, डायलॉग एंड डिसेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। बट इससे पहले कुछ क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। यह असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, और ये सिविल सर्विसेज का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वैसे भी इस बार अगर आप देखें तो काफ़ी सारे जो सवाल हैं सिविल सर्विसेज के अंदर वो असर्शन रीजन टाइप आए, तो अभ्यास भी हो जाएगा एक तरीके से। देखिए कथन में ये कहा गया है कि जो स्पॉन्सर है और मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर है चिश्ती ऑर्डर के, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। और रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो चिश्ती ऑर्डर है ये अपना नाम लेते हैं एक विलेज से, जिस विलेज का नाम चिश्ती है अजमेर में। अब बताइए क्या दोनों सही हैं?
क्या दोनों गलत हैं या पहला यानी असर्शन सही है, रीज़न गलत है? ऑप्शंस मैं बताता हूँ। सो नाउ आंसर सोचिए इसका कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो आपको याद होगा लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो चिश्ती ऑर्डर है ये अपना नाम लेते हैं किस जगह से? चिश्त से, सेंट्रल अफगानिस्तान में, ना कि अजमेर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा ये। और ये सवाल सीडीएस में भी पूछा गया, सिविल सर्विस में भी काफ़ी पहले पूछा गया और अन्य कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ये। और असर्शन में तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। हमें पता है चिश्ती ऑर्डर के मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ना इस क्वेश्चन को देखिए, ये सिविल सर्विसेज 1996 का है। द सूफी सेंट हु मेंटेन्ड दैट डिवोशनल म्यूजिक वाज वन वे ऑफ कमिंग क्लोज टू गॉड वाज। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती। और ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है और हमने डिस्कस भी किया था लास्ट के लेक्चर में कि जो डिवोशनल म्यूजिक है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है चिश्ती सिलसिला के अंतर्गत। ना हम अपने चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पहुंच गए हैं, तो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। न्यू डिवोशनल पाथ डायलॉग एंड डिसेंट इन नॉर्दर्न इंडिया, यानी अब हम बात करेंगे नॉर्दर्न इंडिया की और स्पेसिफिकली हम 3 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कबीर दास जी की। तो 14 से 15 सेंचुरी का ये टाइम पीरियड है और ये मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है पोएट सेंट के, यानी पोएट भी हैं सेंट भी हैं। और बहुत सारे हिस्टोरियंस ने प्रयास किया कि उनके जीवन और उनके जीवन की घटनाओं को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए और बहुत बार ये चैलेंजिंग भी साबित हुए। जो वर्सेस स्क्राइब किए गए हैं कबीर दास जी के द्वारा ये 3 रूपों में मेनली देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजक की। तो बीजक का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये प्रिजर्व करके रखे गए हैं कबीर पंथ के द्वारा, यानी द पाथ और सेक्ट ऑफ कबीर, वाराणसी में एंड एल्सवेयर इन उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगर हम बात करें कबीर ग्रंथावली की, तो ये एसोसिएटेड हैं दादू पंथ के साथ, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे, इन राजस्थान। और बहुत सारे जो इनके कंपोजिशन हैं ये आदि ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हम क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं। और ये सभी जो मैन्युस्क्रिप्ट कंपाइलेशन है ये कबीर जी के काफ़ी डेथ के काफ़ी टाइम बाद ये कंपाइलेशंस किए गए हैं। और 19th सेंचुरी तक एंथोलॉजीज ऑफ वर्सेस एट्रीब्यूटेड टू हिम सर्कुलेटेड इन प्रिंट इन रीजन्स एज फार अपार्ट इज बंगाल, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो इस तरीके से अलग अलग रीजन्स में इनके एंथोलॉजीज ऑफ वर्सेस फैल जाते हैं। कबीर के पोएम्स की बात करें तो ये बहुत सारी भाषाओं में देखने को मिलते हैं और बहुत सारे जो कंपोज किए गए स्पेशल लैंग्वेज में, और ये निर्गुण पोएट्स की लैंग्वेज है। अब निर्गुण भक्ति सेंट कौन है, सगुण भक्ति सेंट कौन है, इनके बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है लास्ट के लेक्चर्स में। उम्मीद है आपको ये चीज़ें याद होंगी। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात और यहाँ पे मैं कवर करूँ कि संत भाषा का क्या मतलब है। संत भाषा का इस कंटेक्स्ट में क्या मतलब है कि जो कबीर के पोएम्स हैं ये बहुत सारे लैंग्वेज और डायलेक्ट्स में सर्वाइव्ड हैं और कुछ कंपोज किए गए हैं निर्गुण पोएट्स के स्पेशल लैंग्वेज में। तो ये जो निर्गुण पोएट्स की स्पेशल लैंग्वेज है इसे ही संत भाषा कहा जाता है। ना वीडियो पोस्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज संत भाषा, और ये CAPF का क्वेश्चन है, CAPF 2019 का। ऑप्शन है आपके सामने, निर्गुण मिस्टिक्स के लैंग्वेज, उलट बंसी मिस्टिक्स के लैंग्वेज, निराकार मिस्टिक्स के लैंग्वेज या सगुन मिस्टिक्स के लैंग्वेज। तो अभी ये हमने डिस्कस किया और ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है बिकॉज निर्गुण भी है, उलट बंसी भी है, सभी चीज़ें साथ में हैं। तो अगर आपने ये डायरेक्ट कवर किया है तो ही फिर ये कवर कर सकते हैं इसे, अदरवाइज फिर ऐसे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। सो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन है लैंग्वेज ऑफ द निर्गुण मिस्टिक्स। तो यही रेलेवेंस है थीम्स NCERT की, एक एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाती है। इस लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, लैंग्वेज ऑफ निर्गुण पोएट्स द संत भाषा, यानी निर्गुण पोएट्स की लैंग्वेज संत भाषा कहलाती है। इसके आगे देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और भी सवाल यहाँ से देखने को मिले हैं। उलट बंसी की हमने बात करी, तो ये किस फॉर्म में लिखे गए हैं जहाँ पे जो दैनिक दिनचर्या की जो मीनिंग्स है उन्हें उल्टा कर दिया गया है, इसलिए उलट बंसी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। कबीर जी की अमृतवाणी हम सबने सुनी है और इनमें एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं, द लोटस विच ब्लूम विदाउट फ्लावर और द फायर रेजिंग इन द ओशन। तो इनमें एक सेंस ऑफ मिस्टिकल एक्सपीरियंस भी दिखाई देता है।
और इसके अलावा कबीरदास जी ने अल्टीमेट रियलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे ट्रेडिशंस का यूज़ किया है। जैसे दीज इंक्लूड इस्लाम, ही डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह, खुदा, हजरत एंड पीर। ही ऑल्सो यूज टर्म्स ड्रॉन फ्रॉम वेदांतिक ट्रेडिशन। तो वेदांतिक ट्रेडिशन से भी इन्होंने एग्जाम्पल लिया, जैसे अलख यानी द अनसीन, निराकार यानी ये फॉर्मलेस हैं, ब्राह्मण, आत्मा, इस तरीके के टर्म्स इनके द्वारा यूज़ किए गए। इसके अलावा कुछ मिथिकल कॉनोटेशन के टर्म्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे शब्द या शून्य, शून्य का मतलब एम्प्टीनेस, ये भी यौगिक ट्रेडिशन से लिए गए हैं। ना दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, ये सीडीएस का सवाल है। वीडियो पोस्ट करके पहले खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। वर्सेज एस्क्राइब टू पोएट सेंट कबीर हैज़ बीन कंपाइल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशन। यानी जो वर्सेज एस्क्राइब किए गए हैं कबीरदास जी के द्वारा, ये इन्हें किन किन चीज़ों में कंपाइल किया गया है? बीजक इन वाराणसी के रूप में, कबीर ग्रंथावली या आदि ग्रंथ साहिब। ये तीन है, आपको बताना है। ऑप्शंस में देता हूँ 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3। तो देखिए इसका आंसर है कि तीनों ही, बीजक इन वाराणसी, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब, तीनों में ही कबीरदास जी के वर्सेज शामिल हैं। तो ये चीज़ आप साफ तौर पे पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ये तीनों ही चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। आदि ग्रंथ साहिब में भी हैं इनके कंपोजिशन, और इसके बाद कबीर ग्रंथावली में भी हैं और बीजक में भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर आप ऑलरेडी अगर इन चीज़ों को कवर नहीं करेंगे तो आपके मन में कन्फ्यूज़न भी आ सकता है, आदि ग्रंथ साहिब में ये शामिल हैं या नहीं। तो इस तरीके से रिवीजन करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी साथ में ज़रूर कवर करें, जो कि हम इस वीडियो लेक्चर्स में ज़रूर हर लेक्चर्स के साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी शामिल कर रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि कबीरदास जी के पोएम्स में डाइवर्स और कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ भी देखने को मिलते हैं। सम पोएम्स ड्रॉ ऑन इस्लामिक आइडियाज़ एंड यूज मोनोथिज्म एंड आइकोनोक्लाज्म टू अटैक हिंदू पॉलीथिज्म एंड आइडल वर्शिप। अदर्स यूज द सूफी कॉन्सेप्ट ऑफ जिक्र एंड इश्क टू एक्सप्रेस द हिंदू प्रैक्टिस ऑफ नाम सिमारन यानी रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड नेम्स। अब देखिए ये भी बात है कि क्या ये जो कंपोजिशंस हैं ये सारे कबीरदास जी के द्वारा ही कंपोज किए गए? तो ये चीज़ें सर्टेनिटी के साथ हम नहीं कह सकते हैं। हालांकि स्कॉलर्स ने ट्राई किया है कि जो इनके लैंग्वेज है, जो इनका एक प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग है, उस चीज़ को एनालाइज करके समझा जाए। और जो रिच कॉर्पस है वर्सेस का, ये यह भी दिखाता है कि कबीर वाज एंड इज टू द प्रेजेंट अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हु क्वेश्चन एंट्रेंस्ड रिलीजियस एंड सोशल इंस्टीट्यूशन आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस इन देयर सर्च फॉर द डिवाइन। तो जो एक अल्टीमेट बात अगर हम करें, मेन इंपॉर्टेंट क्रक्स यहाँ से ये निकल करके आता है कि कबीरदास जी के वर्सेज एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है उन सभी लोगों के लिए जो एंट्रेंस्ड रिलीजियस एंड सोशल इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन करते हैं। हालांकि कबीर के आइडियाज़ को प्रोबेबली क्रिस्टलाइज किया गया थ्रू डायलॉग एंड डिबेट, और लेकिन इनकी जो लेगेसी है ये क्लेम की जाती है सेवरल ग्रुप्स के द्वारा। और ये लाटर डिबेट से भी एविडेंट है, काफ़ी स्पष्ट है कि वेदर ही वाज अ हिंदू और अ मुस्लिम बाय बर्थ। डिबेट रिफ्लेक्टेड देखने को मिलते हैं हेजियोग्राफीज़ में। हेजियोग्राफी क्या होती है हमने कई बार डिस्कस किया है कि बहुत ही जो रिलीजियस फिगर होते हैं उनकी बायोग्राफी को हेजियोग्राफी कहा जाता है। ये कंपोज किए गए 17th सेंचुरी के बाद से, यानी कबीर दास जी के लाइफ टाइम के 200 सालों के बाद। अब हेजियोग्राफी विद इन द वैष्णव ट्रेडिशन अटेम्प्टेड टू सजेस्ट दैट ही वाज बोर्न अ हिंदू कबीर दास, लेकिन कबीर इटसेल्फ अ अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब ग्रेट होता है। बट इन्हें रेज किया गया बाय अ पुअर मुस्लिम फैमिली बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी ऑफ वीवर्स और जुलाहाज हु वर रिलेटिवली रिसेंट कन्वर्ट्स टू इस्लाम। दे ऑल्सो सजेस्टेड दैट ही वाज इनिशिएटेड इनटू भक्ति बाय अ गुरु परहैप्स रामानंद। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ध्यान रखना है इनके गुरु का नाम क्या था, रामानंद। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बाबा गुरु नानक यानी गुरु नानक देव जी की, बट ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मीराबाई के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और एट द एंड जो हमारा डिस्कशन होगा रिकन्स्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ द रिलीजियस ट्रेडिशन, और इसके बाद कुछ बॉक्सेस हैं और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कस्ब उल मजहूब ये हमने डिस्कस भी किया और इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये भी हम देखेंगे। और इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे अखबार उल अखबार। अब आपको लगेगा कि इनसे सवाल नहीं बने हैं, बट इन चीज़ों से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सीडीएस सीएपीएफ इनमें, और ऐसे ही कुछ और बुक्स भी हैं तो उनकी कंपाइलेशन भी मैं आपको दे दूंगा। तो लास्ट लेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे।
तो ये जो 3 पार्ट्स हैं इनमें पार्ट 1 हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आप तीनों बुक्स में मुझसे पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो पार्ट 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पार्ट 2 का नंबर आता है, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, खास करके ट्रेवलर्स वाला सेक्शन। भक्ति सूफी ट्रेडिशन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट 2 में से। इसके बाद विजयनगर एम्पायर तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विजयनगर एम्पायर से हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यूपीएससी के द्वारा। इसके बाद ये चैप्टर थीम 8, थीम 9 में किंग एंड क्रोनिकल्स है यानी मुगल कोर्ट्स की हम बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट्स है। तो हमने थीम 6 तक डिस्कस कर लिया है, बस 3 चैप्टर हैं हमारे पार्ट 2 में, और इसके बाद हम पार्ट 3 की ओर मूव करेंगे। पार्ट 3 इंपॉर्टेंट वाइज अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट तो हैं ही, जैसे अगर क्वेश्चंस की हम बात करें तो 1857 के रिवोल्ट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं CDS CAPF में जो पूछे गए हैं। और सबसे खास बात यह है थीम्स की कि जो थीम से सवाल बनाए जा रहे हैं वो आपको डायरेक्टली थीम्स के अलावा इन बुक में जल्दी से देखने को नहीं मिलते हैं, तो इस वजह से ये पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। और इस बार के सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के पैटर्न के हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले सालों में भी इस बुक से यानी ये जो तीनों पार्ट है एटलीस्ट 5-7 सवाल तो देखने को मिलेंगे जो डायरेक्टली सॉल्वेबल होंगे। सो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।